नमस्कार साथियों, आज हमारी इवोल्यूशन की 6वीं क्लास है। आप सब लोग उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को एंजॉय करेंगे। अब बोर्ड पे चलते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। दिखाई दे रहा है बोर्ड सबको बेटा? बोर्ड सभी लोगों को विजिबल है? क्या कह रहे हैं? कुछ सुनाई दे रहा है आप सबको? सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलो अच्छा। चलिए, कल हम लोग वही पढ़ने जा रहे थे अपना ओपेरिन हेल्डन सिद्धांत के पक्ष में यूरे मिलर का प्रयोग, जो हमारी 5वीं क्लास थी। शिकागो विश्वविद्यालय में 1953 में दो रिसर्च स्कॉलर या शोध छात्र पढ़ते थे। एक का नाम था स्टैनले मिलर, दूसरे का नाम था हेराल्ड यूरे। इन्होंने बच्चों ओपेरिन और हेल्डन ने जिस आद्य वातावरण की बात की थी जिसमें जीवों का निर्माण होगा, वैसा वातावरण लैब में बनाने के लिए प्रयास किया और उसी का प्रयोग किया। तो हम आगे शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे, शिकागो विश्वविद्यालय में स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे। लिख लिए थे? लिख लीजिए। नामक दो शोधार्थियों ने ओपेरिन हेल्डन के द्वारा बनाए गए ओपेरिन हेल्डन द्वारा बताए गए आद्य का मतलब प्रिमिटिव वातावरण, बताए गए आद्य वातावरण, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रिमिटिव इन्वायरमेंट। प्रिमिटिव जैसा वो इन्वायरमेंट उस दौरान रहा होगा उसी की बात कर रहा है। प्रिमिटिव इन्वायरमेंट को लेबोरेटरी में बनाया, लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में बनाया, बनाकर जीवों के निर्माण संबंधित साक्ष्य एकत्रित की। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? सबने लिख लिया? अब आपको क्या करना है? आप लोगों को क्या करना है? एक सादा कागज, कुछ पेज बचा हुआ है, पलट लो। अगर नहीं भी हो तो पेज पलट लेना। हमें एक पूरा सादा कागज चाहिए, फिगर ड्रा करने जा रहे हैं इसके लिए। ठीक है, मेरा तो इसमें हो जाएगा। ऐसा करके मैं भी मिटा लेता हूँ, थोड़ा ऊपर बना देंगे। आप लोग यहाँ तक लिख चुके हैं सभी लोग? यूरे और मिलर ने एक फ्लास्क लिया और उसमें कुछ गैसें भर दी, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में। वो कौन कौन सी गैसें थी? तो पहला थी हाइड्रोजन, दूसरा थी मीथेन, हाइड्रोजन ठीक था बेटा। हाइड्रोजन, अमोनिया ज्यादा मात्रा में थी और मीथेन कम मात्रा में थी। हाइड्रोजन 1 संबंधे, अमोनिया 2 और ये 1। हाँ ये सही है। इस चैम्बर में बेटा
एक ग्लास का, कांच का फ्लास्क लिया, उसमें इन्होंने इसे भर दिया। अभी मैं बता ले रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इसको बनाइएगा, सुनते जाइए। फिर क्या किया, इसमें इन्होंने 2 रॉड लगा दी, 2 रॉड लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा लग रहा है ना बिजली का तार आया हुआ, ऐसा लगना चाहिए ना। दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से बना हुआ बेटा? चल, अब इस फ्लास्क से ऊपर से ऐसे, यहां से ऐसे, ये फ्लास्क को बंद कर दिया और फिर इसके नीचे बर्नर लगा दिया। इसके नीचे बर्नर लगा दिया। ये क्या था? बर्नर। और इसमें क्या रखा? पानी को भर दिया, ठीक है, ब्लू कलर से वाटर। वाटर यानी कि H2O भर दिया। फिर क्या किया बच्चों, यहां से आया और यहां पर घुमा करके एक छोटा सा कंडेंसर बना दिया। और फिर से यहां ले गए, ठीक है। यहाँ एक और कमाल कर दिया इन्होंने, यहाँ पर ठंडे पानी की जलधारा दी, कोल्ड वाटर, और यहाँ से नॉर्मल वाटर निकल रहा था। क्यों? बताते हैं। ये एग्रीगेटर, एग्रीगेटर या इसको कलेक्शन सेंटर बोल सकते हैं, या कलेक्शन पॉट। अब फिगर को आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे बिजली चमका दे थोड़ा, स्कूलिंग, इसको बिजली चमकने को बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्कूलिंग, SFFULING, स्कूलिंग, बिजली के कड़कने को। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर आ रहा है? चल, अब कहानी शुरू करें, बना लीजिए, फिर शुरू करते हैं। बन गया? ठीक है, इस टाइम में मिनट का प्रयोग। यहाँ एमएसटी का लेना होगा।
बेटा ग्रीन कलर से क्या लिखा है? कहाँ पर बेटा? ये इसके ऊपर सर। नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर, यस सर। और ये जो चैम्बर है ग्रीन कलर का, इसे कंडेंसर बोलेंगे। अभी समझ में आ जाएगा, आप फिगर तो बना लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरू करें कहानी। यस सर। उपस्थित सभी लोग हो चुके हैं, सबका हो चुका है। यस सर। चल अर्जुन, अनामिका, शालिनी, लाली, क्रिश, सुहानी, सबका होगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, हुआ क्या, बेसिकली उन्होंने कितने फ्लास्क लिए थे? 2 फ्लास्क लिए थे। ठीक है, 2 फ्लास्क लिए थे। कहानी की शुरुआत की हुई, एक ऐसा फ्लास्क लिया जिसको पानी भर के उन्होंने बर्नर लगा दिया। तो बर्नर लगाने से, हीट करने से क्या होगा? बॉयल होगा ना, वाटर क्या होगा? बॉयल होगा। बॉयल करने से क्या होगा? स्टीम बनेगी। क्या बनेगी? साथ साथ बोलते हैं, क्या बनेगी? स्टीम बनेगी। STEAM, स्टीम बनेगी। स्टीम इस पाइप से फ्लो कर रही थी, इस पाइप से फ्लो कर रही थी। उस दौरान यूरे मिलर ने ऐसा चैम्बर बनाया, इस चैम्बर में हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन, आद्य वातावरण में ये चीजें थी, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन थी वातावरण में, और बारिश होती थी, बिजली कड़कती थी। ऐसा चैम्बर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या ऐसा करते हैं, यहाँ से भाप भेज देते हैं, स्टीम चली जाएगी। स्टीम यहाँ इस चैम्बर में आ गई। यहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन पहले से मौजूद थी। उन्होंने 2 इलेक्ट्रिकल रॉड लगा दी, और जब 2 रॉड आपस में ले जाते हैं तो बीच में चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, जिसे इलेक्ट्रिक स्पूलिंग बोलते हैं। चिंगारी उत्पन्न होने को इलेक्ट्रिक स्पूलिंग बोलते हैं। बेटा, जब चिंगारी उत्पन्न हुई, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन से रिएक्शन हुआ, फिर ये भाप नीचे की तरफ आती चली गई, यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आकर के यहाँ पर कुछ देर के लिए गोल छोटा सा चैम्बर बना हुआ था, जहाँ पर कुछ देर के लिए टकराती थी। फिर भाप धीरे धीरे ठंडा होकर के यहाँ जाके फिर से यहाँ पर इकट्ठा होती, फिर से हीट होता, और ये कार्यक्रम चलता रहता। ये पूरी प्रक्रिया बच्चों 7 दिनों तक चली। क्या हुआ? ये पूरी प्रक्रिया 7 दिनों तक चला। पूरी प्रक्रिया कितने दिन तक चली? 7 दिनों तक चली। 7 दिनों बाद इन्होंने इस प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने का मतलब देखा। ऑब्जर्व करने का मतलब देखा, और पाया कि इस कलेक्शन पॉट में कुछ चीजें उनको प्राप्त हुई। क्या क्या प्राप्त हुआ? कुछ एमिनो एसिड प्राप्त हुए। कुछ एमिनो एसिड यहाँ पे वो प्राप्त हुए, जैसे एलेनिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड। एलेनिन, ग्लाइसिन व ग्लूटामिक एसिड। इसके अलावा भी कुछ और पदार्थ प्राप्त हुए, जैसे शर्करा यानी कि शुगर, और प्राप्त हुआ फैटी एसिड, वसीय अम्ल, हिंदी में बोलेंगे उसे वसीय अम्ल। इसके बाद उनको और कुछ चीजें प्राप्त हुई, जैसे एसिटिक एसिड, CH3COOH जिसे कहते हैं, एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया। इनको लैक्टिक एसिड प्राप्त हुआ। लैक्टिक एसिड प्राप्त हुआ। 7 दिनों तक इस प्रक्रिया को कराने के बाद
यहाँ पर दीवारों पर चिपका हुआ उनको कुछ छोटे छोटे चीजें मिली। कौन कौन सी वो चीजें मिली बेटा? अमीनो एसिड में उनको 3 अमीनो एसिड मिले थे, एलेनिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड। एलेनिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड याद रखना। कितने अमीनो एसिड मिल गए थे बेटा 7 दिन एक्सपेरिमेंट पूरा करने के बाद? 4। 4 कहाँ? एलेनिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड 3 ही है ना, 3 अमीनो एसिड। यस सर। ओ ठीक है ना बेटा, ये तो इसके प्रकार हैं, 3 प्रकार के अमीनो एसिड मिले। और क्या मिला? ए मान लेते हैं इसको, ऐसा करके ए मान लेते हैं, ठीक है। बी पर मिला इनको कुछ शुगर मिले, वसी अम्ल यानी कि फैटी एसिड मिला। सी पर इनको एसिटिक एसिड मिला और डी पर इनको लैक्टिक एसिड मिला। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछेगा, अगर कंपटीशन में गए तो पूछेगा कि यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से एमिनो एसिड उनको प्राप्त हुए थे। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए कौन कौन से 3 एमिनो एसिड प्राप्त हुए थे बच्चों? पहला, शर्करा। अरे बेटा एमिनो एसिड की बात कर रहा हूँ, नॉट शर्करा, शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले 3 एमिनो एसिड प्राप्त हुए थे ना, एलेनिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड। मेरे साथ साथ बोलिए सभी लोग, एलेनिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड। एलेनिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ये 3 एमिनो एसिड प्राप्त हुए थे। फिर और क्या प्राप्त हुआ? शुगर यानी कि शर्करा प्राप्त हुआ, फैटी एसिड प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ? लैक्टिक एसिड प्राप्त हुआ और एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ। तो इतनी सारी चीजें प्राप्त हुई थी। कितने दिनों के एक्सपेरिमेंट में? 15 दिनों के एक्सपेरिमेंट में। 7 दिन के। एग्जैक्टली 7 दिनों के एक्सपेरिमेंट में प्राप्त हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को तो जारी रखा, लेकिन यहाँ से बिजली वाले सिस्टम को हटा दिया, इलेक्ट्रिकल स्कूलिंग नहीं दी, और देखा कि कुछ कार्बनिक कंपाउंड कम बन रहे हैं, कुछ कार्बनिक कंपाउंड कम बन रहे हैं। 7 दिनों के बाद भी जारी रखा था उन्होंने एक्सपेरिमेंट, बस क्या किया 7 दिनों के बाद से इलेक्ट्रिकल स्कूलिंग को हटा दिया था। ठीक, कहानी सबको खत्म समझ में आ रही है? अब मैं इसे लिखवा दूं आप सबको। किसी को इसमें कुछ पूछना है? हाँ पूछनी चाहिए, आप लोगों में से नहीं पूछना है किसी को, मैं बता रहा हूँ कैसे करना। क्या पूछना चाहिए था? पॉइंट 1 पूछना चाहिए था कि सर इस कंडेंसर का क्या काम है? बच्चों इस कंडेंसर काम है, यहाँ से स्टीम आ रही है ना, यहाँ से जब स्टीम आएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्कूलिंग होगी तो गर्म रहेगी स्टीम। अगर गर्म रहेगी तो सीधे गर्म ही यहाँ पे पहुंचने लगेगा। यहाँ क्या किया गया, ठंडे वाटर को डाल करके गोल गोल घुमाया गया, जिससे अंदर का टेम्परेचर कम हो गया। यहाँ पे स्टीम कोल्ड होकर के वाटर में बदल गई थी, और ये वाटर धीरे धीरे यहाँ के एग्रीगेटर से होते हुए निकलते हुए फिर से यहाँ जाके पहुंच गया। ठीक, यहाँ वाटर पहुंच रहा था नॉर्मल, कोल्ड वाटर जा रहा है, और जब टेम्परेचर को कम कर दे रहा है तो यहाँ पे वो नॉर्मल हो जा रहा है। कहानी समझ में आ रही है? फिर बेटा एक और बात आपको पूछनी चाहिए थी कि इससे प्रूफ क्या हुआ? बेटा इससे प्रूफ हुआ, हमें ओबेरिन और हेडलर ने बताया था कि सबसे पहले सरल यौगिक बने, सरल यौगिकों से क्या बना, हमारे पास जटिल यौगिक बने। सरल यौगिक में हमारे पास क्या क्या थे भाई? हाइड्रोजन था, अमोनिया था, मीथेन था। इनको बिजली जब इसके ऊपर गिरी उस दौरान वातावरण में, तो ये कन्वर्ट हुए किसमें? जटिल यौगिकों में, जैसे कि एलेनिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ये कार्बन मतलब शुगर, वसी अम्ल, फैटी एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। अब इनसे क्या हो फायदा मिला? बहुत सारे प्रोटीन, एमिनो एसिड आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। एमिनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो इन सब चीजों के जुड़ने से क्या होगा? प्रोटीन बन जाएंगे। शर्करा और वसी अम्ल, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड इत्यादि के जुड़ने से डीएनए और आरएनए का निर्माण हो सकता था। इससे यह प्रूफ हुआ कि जो ओबेरिन और हेल्डन कह रहे थे कि जीवों का निर्माण सबसे पहले केमिकल कंपाउंड सरल यौगिकों से हुआ है और धीरे धीरे जटिल यौगिक बने, उसके बाद जाकर के प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ है। इससे यही प्रूफ है। स्टैनले मिलर ने आद्य वातावरण को बनाने के लिए एक ऐसे
यंत्र का निर्माण किया जिसमें एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जिसमें 2 फ्लास्क लगे हुए थे, जिसमें 2 फ्लास्क लगे हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बच्चा कुछ हाँ हूँ बोलेंगे तब समझ में आएगा कि लिख पाएगी। हाँ, स्टैनले मिलर ने ओपेरन-हेल्डेन सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए ऐसे यंत्र को बनाया जिसमें 2 फ्लास्क लगे हुए थे, 2 फ्लास्क लगे हुए थे तथा उनमें से एक फ्लास्क में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन 1 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में उपस्थित थी। ठीक है। स्टैनले मिलर ने ओपेरन-हेल्डेन सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जिसमें 2 फ्लास्क लगे हुए थे, उनमें से एक फ्लास्क में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन उपस्थित थे तथा उसी फ्लास्क में 2 इलेक्ट्रिकल रॉड लगाए गए थे जिनसे बिजली की चमक उत्पन्न होती थी तथा उसी फ्लास्क में 2 इलेक्ट्रिकल रॉड लगाए गए थे जिससे बिजली की चमक उत्पन्न होती थी। समझ में आ रहा बेटा? बिजली की चमक उत्पन्न होती थी। दूसरे फ्लास्क में उन्होंने जल भर रखा था, जिसे दूसरे फ्लास्क में उन्होंने जल भर रखा था जिसे वह बर्नर की सहायता से उबालते रहे थे, जिसे वह बर्नर की सहायता से उबालते रहे थे। जल के उबलने से स्टीम या जल वाष्प का निर्माण हुआ तथा यह जल वाष्प जल के उबलने से स्टीम या जल वाष्प का क्या बेटा? कहां से? कहां तक? बिजली की चमक उत्पन्न हुई थी। ठीक है। दूसरे फ्लास्क में इन्होंने जल भर रखा था जिसे बर्नर की सहायता से वह लगातार उबालते रहे थे और इस प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प का निर्माण हुआ। जल वाष्प का निर्माण हुआ। यह जल वाष्प गैसों से भरे हुए चेंबर में जब पहुंचता है तो बिजली की चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, जिसे इलेक्ट्रिक स्पूलिंग कहा जाता है। हो गया यहाँ तक क्लियर? सबने लिख लिया? अर्जुन, कृष? यस सर। बाकी लोग सभी लोग लिख लिया? चल, जिसे इलेक्ट्रिक स्पूलिंग कहा जाता है। इसके बाद जल वाष्प एक कंडेंसर से होते हुए एग्रीगेटर चैम्बर में पहुंचता है। इसके बाद जल वाष्प एक कंडेंसर से होते हुए एग्रीगेटर चैम्बर में पहुंचता है। कंडेंसर के द्वारा जल वाष्प को ठंडा करके जल में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है।
जल में परिवर्तित कर दिया जाता है और यह जल फिर से उबलने के लिए दूसरे फ्लास्क में पहुंच जाता है और यह जल फिर से उबलने के लिए दूसरे फ्लास्क में पहुंच जाता है। बेटा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है सबको? चलो Yes, sir. ठीक, पहुंच जाता है, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद बेटा यह प्रक्रिया लगातार 7 दिनों तक चलाई गई। यह प्रक्रिया लगातार 7 दिनों तक चलाई गई और 7 दिनों के बाद उन्होंने एग्रीगेटर चैम्बर में पाया कि 7 दिनों के बाद इन्होंने स्टैनले और मिलर ने 7 दिनों के बाद स्टैनले और मिलर ने एग्रीगेटर चैम्बर में पाया कि कुछ एमिनो एसिड 7 दिनों के बाद स्टैनले और मिलर ने एग्रीगेटर चैम्बर में पाया कि कुछ एमिनो एसिड जैसे एलेनिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एलेनिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड, भूलिएगा मत बेटा, एलेनिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड पाया कि कुछ एमिनो एसिड जैसे एलेनिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड तथा कुछ पदार्थ जैसे शर्करा, वसी अम्ल, यूरिया भी बेटा, यूरिया भी जैसे शर्करा यानी कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट, वसी अम्ल, यूरिया, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड का निर्माण हो गया है। एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। 7 दिनों के बाद उन्होंने एग्रीगेटर चैम्बर में पाया कि कुछ एमिनो एसिड जैसे एलेनिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड तथा कुछ पदार्थ जैसे शर्करा, वसी अम्ल, यूरिया, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड का निर्माण हो गया है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के इस प्रयोग के द्वारा ओपैरिन तथा हेल्डन के द्वारा बताए गए जैव रसायनवाद, ओपैरिन तथा हेल्डन के द्वारा बताए गए जैव रसायनवाद की पुष्टि हो जाती है। ओपैरिन तथा हेल्डन के द्वारा बताए गए जैव रसायनवाद की पुष्टि हो जाती है। बेटा यहां तक हो गया है? हो गया है? पुष्टि हो जाती है। ठीक है, स्टैनले और मिलर ने 7 दिनों के बाद भी यह प्रयोग जारी रखा। 7 दिनों के बाद भी यह प्रयोग जारी रखा, परंतु उन्होंने इलेक्ट्रिकल स्पूलिंग को बंद कर दिया था। परंतु इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिकल स्पूलिंग को बंद कर दिया था। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रिकल स्पूलिंग बंद होगी तो क्या हो गया? और पाया कि इलेक्ट्रिकल स्पूलिंग के बंद होने के बाद कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कम मात्रा में हुआ है। और पाया कि इलेक्ट्रिकल स्पूलिंग के बंद होने के बाद कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कम मात्रा में हुआ है। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कम मात्रा में हुआ है। सभी लोगों ने लिख लिया है बेटा? चलो बेटा, कभी भी पूछेगा तो ये पूरी लाइन लिख के ये फिगर बना देना, तुम्हें पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और जब कलर्ड पेंसिल से बनाओगे, इस तरह थोड़ा सुंदर सा बना दोगे तो एग्जामिनर आकर्षित होंगे, तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि हमें मार्क्स को निकलवा लेना है। समझ में आ रही बात?
इससे ही तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब इससे ओपेरिन हेल्डेन सिद्धांत पूरे प्रूफ हो जाता है। यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट यहाँ समाप्त हो जाता है। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई जेनेटिक मटेरियल शुरुआत में जानते हो बच्चों, शुरुआत में जेनेटिक मटेरियल आरएनए को माना जाता था, डीएनए को नहीं माना जाता है। आज आप लोग जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, डीएनए है। लेकिन शुरुआत के समय ऐसा नहीं माना जाता था। शुरुआत के समय माना जाता था कि आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आइए बच्चों, एक हेडिंग है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। देखते हैं क्या हुआ। इसमें लिखते हैं बच्चों, शुरुआत में क्या मतलब, शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में, या ऐसे लिखें प्रारंभिक, प्रारंभ में आरएनए को ही प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ मानते थे, प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ मानते थे। परंतु आरएनए के जल्द नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति के कारण, परंतु आरएनए के जल्द नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति के कारण इसे प्रमुख जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ नहीं माना जा सकता। प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ नहीं माना जा सकता। ठीक है, जल्द नष्ट हो जाता है। और क्या होता है, इसमें रेट ऑफ म्यूटेशन भी ज्यादा होती है। तो इस चार्ट आप लिख लो कि आरएनए हाई रेट ऑफ म्यूटेशन can easily be destroyed. RNA can easily be destroyed. इसका मतलब बता दूंगा बच्चों, बाय टेम्परेचर। बेटा आरएनए है हाई रेट ऑफ म्यूटेशन। इसमें मान लो टी जी सी ए टी जी सी, ये सीक्वेंस है आरएनए का। सपोज कर लेते हैं टाइमिंग जब यूरी से कर लेते हैं, एक सीक्वेंस मान लेते हैं। इससे हमारी आंखें बन जाएगी, कुछ से कान बन जाएंगे, कुछ से नाक बन जाएंगे। अब अगर म्यूटेशन हो जाए बच्चों, जल्दी जल्दी म्यूटेशन होते रहेंगे तो क्या होगा, मान लो ये मिट गया तो हमें बेकाना पैदा हो गए।
ठीक, मान लो यहाँ पे 2 आ गए तो 3 आपके त्रिनेत्र शंकर भगवान पैदा हो गए। ठीक, अगर ज्यादा तेजी से बदलाव होंगे तो तेजी से म्यूटेशन की रेट बढ़ जाएगी। म्यूटेशन इसी कहते हैं नॉर्मल से अलग हट जाए, नॉर्मल से अलग हट जाए उसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो अब ये नॉर्मल है भाई, 2 आंखें होनी चाहिए, 2 कान होने चाहिए। अगर कोई चीज 2 ज्यादा बन रही है तो म्यूटेशन हो जाएगा। आरएनए में यह प्रक्रिया ज्यादा तेजी से होती है। अच्छा, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब सपोज करिए कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, ज्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में चली गई तो उसका बच्चा विकलांग पैदा हो जाएगा। यह तो अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आरएनए को प्रमुख जेनेटिक पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बहुत मजेदार उदाहरण आपको मिलेगा। अभी कोरोना वायरस आया था, आप सबको पता है। आप लोग उस दौरान धरती पे ही थे, अर्थ पे ही थे आप सब। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हमें लगा कि आपको पता ना चला हो, मैं बता दूं जो लोग धरती पे थे उनको कोरोना फैल गया था पूरे विश्व में। वह भी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, और आरएनए होने की वजह से वो जल्दी नष्ट हो जाता था। नुकसान तो बहुत किया उसने मानव जाति का, परंतु खुद भी वह जल्दी से ही नष्ट हो गया। अगर वह डीएनए रहता तो इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता था या थोड़ा सा भी हम लोग साबुन से हाथ धोते थे तो वो नष्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि वह आरएनए था, और आरएनए कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय टेम्परेचर, डिटर्जेंट, किसी भी चीज से डिस्ट्रॉय किया जाता है। यहाँ टेम्परेचर, अब तो यहाँ डिटर्जेंट भी लिखना सही रहेगा। डिटर्जेंट समझ रहे हैं ना आप लोग? सर्फ, साबुन, डिटर्जेंट, सर्फ या साबुन किसी भी चीज से इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए आरएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जा सकता है। सबको क्लियर हो गया बच्चा? चलो नोट करो, नोट करो। तो किसको जेनेटिक मटेरियल मानना चाहिए? डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक टिका रह सकता है, उसमें रेट ऑफ म्यूटेशन कम होता है। इसको लिख लीजिए। हो गया? चलिए क्या है? अब बच्चों कुछ चीजें हम ऐसा पढ़ेंगे जो अक्सर कंपटीशन में और आपके एग्जाम में पूछेगा, जैसे सरीसृप तथा पक्षी के बीच की कड़ी एक जानवर पाया गया था, आर्कियोप्टेरिस। शुरुआत से कहानी बताते हैं बच्चों। ऐसा हुआ ऐसा कि जब विकास हुआ है, इसके कुछ प्रमाण भी मिलने चाहिए ना। बिना प्रमाण के हम इंसान कुछ मानते हैं नहीं। तो जैव विकास के प्रमाण, ठीक है, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण। बच्चों जैव विकास के प्रमाण कई चीजों से मिले हैं। पहला मिला है जीवाश्म से, पहला मिला है जीवाश्म से। तो हेडिंग, पहली हेडिंग हो जाएगी जीवाश्मों से मिलने वाले प्रमाण। मिले प्रमाण, जीवाश्मों से मिले प्रमाण। जीवाश्म को इंग्लिश में बोलते हैं फॉसल। जीवाश्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉसल। तो अब हम पहले जीवाश्म शब्द को जान लिया जाए। जीवाश्म किसे कहते हैं? कुछ नहीं बच्चों, पुराने समय में जो जीव रहते हैं वह जमीन में दब गए। दबने से क्या हुआ? या तो पत्थर या मिट्टी में उसके चिन्ह प्राप्त हो गए, उसके चिन्ह बन गए, शरीर के चिन्ह बन गए। और आज खुदाई के दौरान जब वही चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं, उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। लिख लीजिए इस बार। प्राचीन काल में पाए जाने वाले
प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष जीवों के अवशेषों के चिन्ह जो मिट्टी या पत्थरों में बन जाते हैं तथा उन चिन्हों से ही हमें उनके अस्तित्व का पता चलता है। इन चिन्हों को ही फॉसिल या जीवाश्म कहा जाता है। इन चिन्हों को ही फॉसिल या जीवाश्म कहा जाता है। फॉसिल या जीवाश्म कहा जाता है। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। बेटा, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? मोनालिसा की पेंटिंग तो सुने होंगे, पिक्चर वगैरह देखते हैं ना आप सब, टीवी वगैरह? सर सुनी है लेकिन ये नहीं पता किसने बनाया। अच्छा, मतलब मोनालिसा सुना तो है आप सब ने। ये धरती से ही टेलीकास्ट हो रहा है ना, आप सब प्लेनेट अर्थ से ही बात कर रहे हैं। हाँ, चलिए मैं बता रहा हूँ। एक लियोनार्डो दा विंसी नामक वैज्ञानिक थे, वो पेंटर भी बहुत अच्छे थे बच्चों। उन्होंने सर्वप्रथम जीवाश्मों का अध्ययन किया, इसीलिए उनको फादर ऑफ पैलियोएंटोलॉजी कहा जाता है। तो अब पैलियोएंटोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया हो तो पहले बताना पड़ेगा किसे किसे कहेंगे। तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलियोएंटोलॉजी कहते हैं। लिख लो आगे। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान बेटा ये वाला शब्द याद रखना, PALAE पैलियोएंटोलॉजी। ये अक्सर पूछेगा पैलियोएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन करेंगे? जीवाश्मों का। पैलियोएंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम जीवाश्मों का अध्ययन लियोनार्डो दा विंची ने किया था। सर्वप्रथम जीवाश्मों का अध्ययन लियोनार्डो दा विंसी, VINCI, विंसी। हिंदी में भी लिख लेता हूं बेटो, लियोनार्डो दा विंसी ने किया था। इन्हें ही फादर ऑफ पैलियोएंटोलॉजी कहा जाता है। फादर जीवाश्म विज्ञान का पिता, फादर ऑफ पैलियोएंटोलॉजी, ब्रैकेट में लिखिएगा जीवाश्म विज्ञान का पिता।
कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो प्रमाण के बारे में चर्चा हम लोग, यहाँ पे सबका हो गया। आइए हम अपने प्रमाण पे चलते हैं। क्या प्रमाण मिला था बच्चों? ब्राजील के सोलेनहाफेन जगह पर, कहानी शुरू करें। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो फॉसिल, जानते हो जब भी कभी इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे पूछेगा, अच्छा बच्चों फॉसिल का अध्ययन सबसे पहले कहाँ किया गया था, किसने किया था? तो आप बता दिए, लियोनार्डो दा विंची। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत में एक बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान पर लखनऊ में उपस्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी या पैलिएंटोलॉजी, ठीक, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएंटोलॉजी लिख लीजिए, लखनऊ में है, अक्सर पूछता है। बीरबल साहनी, स्टार लगा लीजिएगा, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएंटोलॉजी, कहां पर है? लखनऊ में है। कहां पर है? कहां पर है बेटा? लखनऊ में। लखनऊ कहां पे है? भोपाल के पास है क्या? सर उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वेरी गुड। हमें लगा कि ऐसे नहीं दमों पे आके हो। सर चलिए, तो अब ये भी हो गया। अक्सर पूछता है बेटा, याद रखना। तो बीरबल साहनी कौन थे? फादर ऑफ इंडियन पैलिएंटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन पैलिएंटोलॉजी, भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक। कहानी शुरू करते हैं। एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे एंड्रियास वेगनर, एंड्रियास वेगनर, नहीं हेडिंग डालो आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस हेडिंग डालिएगा आर्कियोप्टेरिस। वीडियो में मैं इसकी फोटो डाल दूंगा बेटा, ठीक है, जो यूट्यूब पे वीडियो आएगी उसमें इसकी फोटो डाल दूंगा, ये दिखाई देगा तुम्हें कैसा दिखता है। अब यहाँ पे वो सुविधा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिस यह एक प्रकार का जीवाश्म था। क्या था? एक प्रकार का पक्षी जैसा दिखने वाला जीवाश्म था। एंड्रियाज वेगनर नामक वैज्ञानिक को जर्मनी के सोलेनहॉफेन नामक स्थान से, कहां के? जर्मनी के। इस समय युद्ध कहां पे चल रहा है? वेरी गुड। बीच में जीके की भी नॉलेज होती चाहिए। एंड्रियास वेगनर नामक वैज्ञानिक को जर्मनी के सोलेनहॉफेन, ये जगह का नाम है सोलेनहॉफेन, इंसान का नाम नहीं है बच्चा, जर्मनी के सोलेनहॉफेन नामक स्थान से पक्षी की तरह दिखने वाले एक जीव का जीवाश्म मिला था। पक्षी तथा सरीसृप, सरीसृप का मतलब रेप्टाइल्स,
रेप्टाइल मतलब जिसमें छिपकली, सांप इत्यादि आते हैं। और पक्षी तो आप लोग जानते ही। पक्षी तथा सरीसृप की तरह दिखने वाले एक जीव का जीवाश्म मिला था। जिसे आर्कियोप्टेरिस कहा गया। ठीक है, लेकिन बेटा प्रश्न ये नहीं पूछेगा। प्रश्न दो इसमें से पूछे जाते हैं। एक तो आर्कियोप्टेरिस कहां से मिला था और किसको मिला था। तो सोलेनहोफेन से एंड्रियास वैगनर को मिला था। सोलेनहोफेन कहां पे है? दमो के आगे नहीं, जर्मनी में है भाई। कहां पे है? जर्मनी में है। जी हाँ, जर्मनी में। कौन सी जगह है? सोलेनहोफेन। कैसा दिखता था ये आर्कियोप्टेरिस? पक्षी तथा सरीसृप की जैसा, पक्षी तथा सरीसृप की तरह दिखता था। ठीक है, ज्यादा ये पक्षी की तरह दिखता था, थोड़ा सा ये सरीसृप की तरह दिखता था। इसीलिए बेटा इसको सरीसृप तथा पक्षी के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये लाइन मतलब अनगिनत बार पूछी जा चुकी है और पता नहीं अब कितनी बार और पूछी जाएगी। नोट कर लो। आर्कियोप्टेरिस को, हाँ बेटा, हाँ सोलेनहोफेन। आर्कियोप्टेरिस को सरीसृप तथा पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है। पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, ये स्टैब लगा के लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सरीसृप तथा पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है। लिख लिया बेटा यहाँ पर? ठीक, अभी इसी में और लिखवाना है, क्यों सरीसृप माना जाता है और क्यों इसे पक्षी माना जाता है, यह जानना जरूरी है। इसमें कौन से ऐसे गुण हैं जो सांप की तरह, मतलब रेप्टाइल्स के तो दिखते हैं। रेप्टाइल्स में केवल सांप नहीं आते बेटा, सरीसृप में केवल सांप नहीं आते, छिपकली भी आती है, गिरगिट भी आता है। ठीक, और पक्षी में कब तो जानते ही सब लोग। पक्षी देखा है आप लोगों ने? चलो भाई, आप सबको बधाई, हमने पक्षी देख लिया। लिखिए आर्कियोप्टेरिस के सरीसृप तथा पक्षी के गुण। ऐसे लिख देते हैं, हेडिंग लिख देते हैं आर्कियोप्टेरिस के गुण, तो सरीसृप नीचे, फिर बगल में पक्षी लिख देते, तो दोनों का हो जाएगा। एक लिस्ट बन जाएगी तो याद करने में आसानी होगी। काली गली गुण। तो अब यहाँ पे सरीसृप के गुण और बगल में पक्षी के गुण। ठीक है, पक्षी के गुण। तो पहला, इसकी पूंछ सरीसृप जैसी थी। इसकी पूंछ कैसी थी? सरीसृप जैसी। जैसी लंबी थी। दूसरा, इसकी मुंह में एक समान दांत थे, जबड़े पर एक समान दांत लगे हुए थे। जबड़े पर एक समान दांत लगे हुए थे।
एक समान दांत लगे हुए। इनकी संरचना गिरगिट के समान है। हाँ बेटा, अच्छा, इसमें बेटा कॉर्डल वर्टिब्रा, जब मैं बोन्स पढ़ाऊंगा ना बेटा तो इसमें कॉर्डल वर्टिब्रा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल लिखिए इसकी जो वर्टिब्रा, इसमें कॉर्डल वर्टिब्रा पाई जाती थी। इसमें कॉर्डल CAUDAL कॉर्डल वर्टिब्रा पाई जाती थी। अब इससे कुछ गुण देखते हैं, पक्षी के जैसे भी होते हैं। हाँ बिल्कुल है पक्षी के जैसे। हो गया पहला, इसका शरीर देखने में पक्षी की तरह प्रतीत होता है। अग्रपाद पंख में रूपांतरित थे। अग्रपाद आगे के पैर, बेटा जो जबड़े थे ना इसके, इसमें दांत तो लगे थे एक समान, लेकिन जबड़े चोंच में रूपांतरित थे। पक्षी के चोंच होते हैं कि सांप के चोंच होता है? पक्षी के। आप लोग के यहाँ पक्षी के ही होते हैं? अच्छा, तो जबड़े चोंच में रूपांतरित थे। सबको दिख रहा है बेटा? अर्जुन, मधुर, आज तुम बहुत देर से आए। अच्छा, जबड़े चोंच में रूपांतरित थे, अग्रपाद पंख में रूपांतरित था, कोई समस्या नहीं। मस्तिष्क की जो हड्डी थी वो आपस में जुड़ी हुई थी। मस्तिष्क की जो हड्डी थी वह खोपड़ी की थी, पक्षी के समान थी। खोपड़ी करिए, खोपड़ी का मतलब क्रेनियम। खोपड़ी की हड्डियां पक्षी के समान थी, पक्षी के समान। ठीक है, बस इतना ही। इसका आर्क्योप्टेरिक्स के इतने ही गुण याद रखिए, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वीडियो में इसका YouTube वीडियो पर इसमें डाल भी दूंगा आपको आर्क्योप्टेरिक्स का फोटो, आपको अच्छे से समझ में। अच्छा ये तो बता दो कि आर्क्योप्टेरिक्स खोजा कहाँ गया था? कॉपी नहीं देखना है। दमोह में, भोपाल में, लखनऊ में खोजा गया था। बताओ भाई। सोलेनहाफेन जर्मनी में किसने खोजा था? एंड्रियास वेगनर ने खोजा था। आप लोग शैतानी छोड़ दो, लखनऊ में खोजा गया था बेटा। चलो अब एक और मजेदार चीज बताते हैं, कैसे जो आज घोड़ा देखा है आप सबने? घोड़ा देखा है? सभी लोगों ने घोड़ा देखा, चलो ठीक, कुछ तो है भी। चलिए, जब घोड़े का विकास हुआ बच्चों, एक्चुअली घोड़े का विकास भारत में नहीं हुआ था, उत्तरी अमेरिका में हुआ था। घोड़े का विकास उत्तरी अमेरिका में हुआ था, और जो पहली बार घोड़ा बना था वो लोमड़ी की तरह दिख रहा था। जो पहली बार घोड़ा बना था वो लोमड़ी की तरह दिखता था, आज की तरह घोड़ा नहीं दिखता था। उसमें तमाम विकास में चेंज आए, धीरे धीरे विकास होता गया, इवोल्यूशन, क्रमिक विकास हुआ है। और जो आज हम घोड़ा देखते हैं वह
इस प्रकार का देखते हैं। लेकिन जो सबसे पहली बार बना तो कैसा था, वह लोमड़ी के जैसा दिखता था। तो लिख लीजिए एक हेडिंग डालिए छोटा सा, घोड़े का विकास। घोड़े का विकास, यह आपके कोर्स में तो नहीं पूछेगा लेकिन बड़ा मजेदार है, कंपटीशन में अक्सर पूछता है, नाम पूछेगा। ठीक है, हेडिंग लिखिए घोड़े का विकास। सर उसका साइज भी लोमड़ी इतना था। क्या बेटा? साइज लोमड़ी की तरह। लोमड़ी कितनी बड़ी होती है? कुत्ते से थोड़ी बड़ी होती है, और क्या। यस सर। अब उत्तरी अमेरिका में कभी गए नहीं है, उस दौरान हम थे भी नहीं ना। घोड़े का विकास। ठीक, तो पहले ही लाइन लिख लेते हैं कि इसका विकास उत्तरी अमेरिका में हुआ था, उत्तरी अमेरिका में इयोसीन युग में। घोड़े का विकास इयोसीन में हुआ था। प्रारंभ में घोड़ा लोमड़ी के आकार का होता था। तो बेटा पता कैसे चला था कि लोमड़ी के जैसा होता था? उसके जीवाश्म मिले, हैं। जैसे जैसे ग्रोथ हुई वैसे वैसे जीवाश्म मिलते गए हैं, तो एक कहानी कड़ियां जुड़ती चली गई, इसीलिए विकास का पता चला। प्रारंभ में घोड़ा लोमड़ी के आकार का होता था। इंटरेस्टिंग है ना, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है ना? यस सर। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इनके नाम है, कैसे कैसे इनका विकास हुआ, तो उनके नाम भी रखे गए, उनके जूलॉजिकल नाम भी हैं, बताते हैं। प्लियो और आधुनिक घोड़ा। आप लोग एक लाइन में लिख सकते हैं इसको, तो क्या हुआ? नहीं ऐसे ही लिखना बेटा, जैसे लिख रहा हूं। इसका नाम था इयोहिप्पस, जो लोमड़ी की तरह दिखता था, इयोहिप्पस। उससे डेवलप हुआ है मीजोहिप्पस। इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, ये चिप्पस है। फिर प्लियोहिप्पस। इसको चिप्पस क्यों किया? उसी में कर देना चाहिए था, इसको भी हिप्पस ही, याद करने में आसानी है। चलो, इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस और प्लियोहिप्पस। इयो, मीजो, मेरी, प्लियो। इयो, मीजो, मेरी, प्लियो। एक बार हमारे साथ साथ दोहरा लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इयो बोलो, इयो। सभी लोग माइक ऑन कर सकते हैं आप सब। अगर हमारे पास रहते, सामने रहते तो आप लोग माइक ऑन करते, सामने बोलते हैं ना, तो आप लोग माइक ऑन कर लो। चलो, इयो, मीसो, मैरी, प्लियो। इयो, मीसो, मैरी, प्लियो। सब लोग बोल रहे हो प्लियो। इयोहिप्पस, मीसोहिप्पस, मेरिचिप्पस और प्लियोहिप्पस। और उसके बाद क्या बन गया? आधुनिक घोड़ा। इयो, मीसो, मैरी, प्लियो और आधुनिक घोड़ा बन गया। ठीक है, इतना ही था इसके बारे में। अब